गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशन लॉ की क्लास, लिमिटेशन एक्ट 1963। अभी तक की क्लास में हमने सेक्शन 2 तक पढ़ लिया था। अभी तक की क्लास में सेक्शन 2 तक हमने पढ़ लिया था। उससे आगे का स्टार्ट करना है, इम्पॉर्टेंट क्लास है आज की। आप ये कह सकते हो कि पूरे लिमिटेशन एक्ट में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो आज हम करने जा रहे हैं, सेक्शन 3। हालांकि देखिए, लिखने वाले पोर्शन में हमने पॉइंटर्स वगैरह लिख रहे थे। लिमिटेशन लॉ के ऊपर कुछ पॉइंटर्स अभी भी लिखवाने को रह गए हैं, बट क्योंकि जो सेक्शन 3 है नया टॉपिक है, तो पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर लिखते हुए हम जो रह गया उसको बाद में कर लेंगे, जो छोटा सा पोर्शन रह गया। पहले ये टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन 3 निकालिए आपके बेयर एक्ट में से, सेक्शन 3। देखिए, लिमिटेशन पार्ट 2 में दिया हुआ है। ये जो हेडिंग देखिए ध्यान से, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। पहले तो आप ये याद रख लेना, लिमिटेशन लॉ जो है 3 चीजों को कवर कर रहा है। टिप्स पे याद रख लेना, सूट्स को, अपील्स को, एप्लीकेशंस को। पहली बारी ये तीनों टॉपिक कंसोलिडेट किए गए थे 1908 की अमेंडमेंट, मतलब जो एक्ट था उस टाइम पे हमारे पास। तो उसके बाद अभी भी इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो लिमिटेशन लॉ जो है सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशंस की बात कर रहा है। थ्रू आउट जितना भी अभी हम लिमिटेशन लॉ पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ते रहेंगे। अब सूट तो देखिए एक ही तरह का सूट होता है, अपील भी सूट से अपील जा रही है, और जो एप्लीकेशन होती है वो डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन होती है। ये अलग बात है कि जो लिमिटेशन लॉ है वो हर तरह की एप्लीकेशन को कवर यहाँ पे नहीं कर रहा है। हाल यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन, बट हर तरह की एप्लीकेशंस को कवर नहीं किया जा रहा। कौन सी एप्लीकेशंस कवर होती है कौन सी नहीं, लेटर ऑन लिखते हुए उसको हम पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप सिंपल इतना याद रखिए, लिमिटेशन जो है वो सूट्स पे, अपील्स पे एंड एप्लीकेशंस पे लगता होता है। हम सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है पूरे लिमिटेशन लॉ का। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं यहाँ से पूछे जाने के, और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, बिलीव मी आपकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि आंसर राइटिंग जब हम इसकी करेंगे, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखवाने वाला हूँ कि रेडीमेड फॉर्म में आपके पास आंसर होगा उसका। आप पहले यहाँ से समझ लीजिए किस चीज़ की बात कर रहा है वो कह रहा है बार ऑफ लिमिटेशन। आपको ये तो अभी तक समझ आ गया ना, लिमिटेशन लॉ क्या कर रहा है। वो एक बार ही तो लगा रहा है कि आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो सूट है वो नहीं लाया जा सकता, जो एप्लीकेशन है या जो अपील है वो कोर्ट में फाइल नहीं की जा सकती है। तो ये बार ही तो हुआ कि लिमिटेशन लॉ आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बार कर रहा है किस चीज को, सूट को, अपील को, एप्लीकेशन को। उस बार को ये डिटेल में यहाँ पे समझाया हुआ है। ये बेसिकली, ये बेसिक हमारा जो है, ये बेसिक सेक्शन आप कह सकते हो उसको, जो पूरे लिमिटेशन लॉ को गवर्न कर रहा है। इसके बाद जो हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे ना, 4 to 24, वो क्या कर रहे हैं, वो गेटवे है, उसको गेटवे कहते हैं। लिमिटेशन लॉ का गेटवे इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्शन 3 में जो बार लगाया हुआ है उसका वो गेटवे ओपन हो रहा है, वहां से वो लिखवाते हुए मैं आपको कवर करता हूँ। अब ये बार किस चीज का, एक बार ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24। इंक्लूसिव का मतलब हुआ सेक्शन 4 भी इसमें इंक्लूडेड है, सेक्शन 24 भी इसमें इंक्लूडेड है। वो कह रहे हैं सेक्शन 3 जो है वो बार लगा रहा है, बट सेक्शन 3 इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 4 to 24। इसको आप ये लिख सकते हो, गेटवे, गेटवे टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 एक बेसिक यानी कि मेन सेक्शन हो गया, और सेक्शन 3 को हमें हमेशा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? किसके साथ? 4 to 24 के साथ। बिकॉज जो सेक्शन 4 to 24 है, सॉरी, जो सेक्शन 3 है, इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24। आगे देखिए, एवरी सूट, वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन 4 to 24, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड, अपील इंस्टीट्यूट नहीं की जाती, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन इज मेड। 3 सिचुएशंस आपको बताया, 3 चीजों पे लगता है, सूट पे, अपील पे, एप्लीकेशन पे।
जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, अपील प्रेफर की जाती है, एप्लीकेशन लगाई जाती है, कब? आफ्टर दी विच पीरियड? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की बात हो रही है। एंड आपको पता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तो वो पीरियड होता है जो आफ्टर कंप्यूटेशन निकलता है। आफ्टर कंप्यूटेशन मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, आपको पहले ये तो लिखवा दिया हुआ, इज नॉट इक्वल टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इज इक्वल टू सेक्शन, सॉरी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन माइनस प्लस सेक्शन 4 टू 24। जो सेक्शन 4 टू 24 में हम चीजें पढ़ेंगे, अगर उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से हम माइनस प्लस, और ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट स्केड्यूल। जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है। अब ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, इसमें से जब हम सेक्शन 4 टू 24 की जो प्रोविजंस हैं उसको प्लस माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। तो ये चीज आपको मैंने उस समय भी बताई थी कि जब हम थ्रू आउट पूरा ये पढ़ेंगे तो बार बार वहां पे टर्म्स यूज होगी, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड या पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो हमें समझना पड़ेगा वो किस चीज की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि नो सूट, कोई सूट लाया नहीं जा सकता, सूट, अपील और एप्लीकेशन कब? आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, यानी कि इस तरह से पीरियड को कंप्यूट करने के बाद। और अगर लाया जाता है, शेल बी, दिस इज शेल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। यानी कि भले ही, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में पूछा गया है, भले ही लिमिटेशन को एज अ डिफेंस क्लेम किया है या नहीं किया है, इट इज इंपेरेटिव ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज प्रीएम्प्टरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। प्रीएम्प्टरी का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव का क्या मतलब होता है? जो जो जरूरी है, विच इज नेसेसरी एंड इम्प्लाइड है कि कोर्ट को करना ही पड़ेगा। भले ही दूसरी पार्टी, हमने कल की क्लास में ये पढ़ा कि जो लिमिटेशन का जो डिफेंस होता है वो कौन लेता है? डिफेंडेंट लिया करता है। प्लेंटिफ ने सूट डाला, एपिलेंट ने अपील डाली, और एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल किया। जो ऑपोजिट पार्टी होगी, डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, वो क्या करेगा? वो जाएगा कोर्ट में और कहेगा कि इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। बट अगर जो डिफेंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, वो साइलेंट भी है, यानी कि ही हैज नॉट सेटअप एज अ डिफेंस, किस चीज को सेटअप नहीं कर रहा है? लिमिटेशन को। वो इस चीज को डिफेंस ही नहीं ले रहा है कि दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, इवन देन इट इज imperative duty of the court, it is preemptory duty of the court, mandatory duty of the court, and that suit shall be dismissed। तो shall के साथ आप लिख लेना, shall के साथ यहाँ पे लिख लेना imperative या फिर preemptory ड्यूटी ऑफ कोर्ट। और ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज बीन सेटअप एज अ डिफेंस। इसको स्टार बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में आपसे नंबर ऑफ टाइम्स ये पूछा जाता है, भले ही लिमिटेशन डिफेंस लिया है या नहीं लिया है, दैट सूट शैल बी डिसमिस्ड। सेक्शन 3 जो है ये इंपेरेटिव, मैंडेटरी, प्रीएम्प्टरी ड्यूटी कास्ट कर रहा है किसके ऊपर? कोर्ट के ऊपर। आप एज अ, कल को सिविल जज जब काम करोगे तो आपके पास कोई सूट आता है विच इज बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ, तो ये नहीं है कि आप कहोगे कि उसने तो डिफेंस ही नहीं लिया तो मैं क्यों इसको डिसमिस करूं। व्हेन इट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ, एज अ जज आपकी भी वहां पे ड्यूटी है कि दैट दैट सूट शैल बी डिसमिस, तो आप उसको डिसमिस करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे, दिस इज बेसिक एंड जनरल रूल। जनरल रूल हमें ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 4 टू 24, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, सेक्शन 3 में वो कह रहा है कि इन प्रोविजंस के साथ हम सेक्शन 3 को पढ़ रहे हैं, देयरफॉर सेक्शन 3 इज ऑलवेज रेड विद 3 टू 24।
every suit, appeal or application made after prescribed period. prescribed period मतलब जो कंप्यूट करके निकलेगा shall be dismissed. तो हमें अगर किसी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड निकाला जो उसके बाद कोई सूट, एप्लीकेशन या अपील आ रही है, दैट शैल बी डिसमिस्ड. आपको डिसमिस करनी है, इंपेरेटिव ड्यूटी है ये आपकी. फिर भले ही सामने वाले ने उसको डिफेंस लिया है या नहीं लिया, वो फर्क नहीं पड़ता, आपको उसको डिसमिस करना है. ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ, क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ से ये बनता है कि ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है दैट सूट शैल बी डिसमिस्ड. दैट सूट शैल बी डिसमिस्ड. अब दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है हमारा राइट, एक होती है उस राइट की रेमेडी. दो चीजें होती हैं, एक होता है राइट, एक होती है उस राइट की रेमेडी. सिविल साइड पे भी, क्रिमिनल साइड पे भी. रेमेडी का मतलब है फॉर राइट. देखिए पहले राइट क्या होता है. आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों पार्टीज के क्या है, म्यूचुअल राइट्स अराइज हो रहे हैं. मैंने कहा कि मैं अपना अपना घर आपको सेल करूंगा, अपनी गाड़ी आपको सेल करूंगा. आपका राइट क्रिएट हो रहा है कि आप मुझसे गाड़ी की डिलीवरी लो, मेरा राइट क्रिएट हो रहा है कि मैं आपसे पैसे लूं. अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो नहीं लिखा ना क्या करना है क्या नहीं करना है. ब्रीच किया तो हमें क्या फाइल करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा. ब्रीच की जो रेमेडी है, हम क्या कर रहे हैं, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं या सूट फाइल कर रहे हैं. तो वो जो रेमेडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो तो सीपीसी वगैरह में दिया हुआ है. जो सब्सटेंटिव हमारा जो राइट था वो वहां था, और विदाउट रेमेडी राइट का कोई यूज रह नहीं जाएगा. क्रिमिनल साइड पे भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि अगर किसी किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, मर्डर हो गया, थेफ्ट, रॉबरी, कुछ भी हो गया, तो जिस जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या करेगा, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आएगा ना. इसकी रेमेडी क्या है उसके पास, कि एक्यूज को सजा दिलवाएगा. उस सजा दिलवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस. उसकी जो प्रोसीजर वहां पे दिया हुआ है, रेमेडी कहाँ पे दिया हुआ है, बीएनएसएस में, कि ट्रायल चलेगा और लास्ट में जजमेंट आएगी. यहां पे ध्यान से सुनना, राइट अलग चीज है, राइट से रेमेडी, रेमेडी से आप राइट क्लेम कर सकते हो. यहाँ पे जो ये सेक्शन 3 है ना, ये कह रहा है उस रेमेडी को बार किया जा रहा है. जब हम बात कर रहे थे सिविल साइड पे कि मैंने आपको गाड़ी बेची और ब्रीच हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप मेरे अगेंस्ट क्या डाल रहे हो, सूट ही तो डाल रहे हो. दैट सूट शैल बी डिसमिस्ड. अगर अपील की बात हो रही है, अपील शैल बी डिसमिस्ड. या किसी और प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, दैट शैल बी डिसमिस्ड. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं अभी, हम ये कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन लॉ है वो आपकी जो रेमेडी है उसको क्या कर रहा है, उसको बार कर रहा है. बट आपके राइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है, लिमिटेशन लॉ बार्स योर रेमेडी बट डज नॉट अफेक्ट योर राइट. मैंने आपसे पैसे लेने हैं, नहीं दिए आपने, कॉज ऑफ एक्शन मेरे फेवर में आ गया. लिमिटेशन लॉ कहता है कि 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है रिकवरी मनी सूट डालने के लिए. आगे पढ़ेंगे हम ये चीज. अब 3 साल का पीरियड है, 10 साल हो गए मैंने आपके ऊपर केस ही नहीं फाइल किया, और 10 साल के बाद आप कहते हो यार तूने तो बुलाना ही मुझे छोड़ दिया, बात ही नहीं होती. मैंने कहा पैसे तो दिए नहीं आपने मेरे. तो आप कह रहे हो अरे ये क्या बात होगी, ये पकड़ो पैसे. या आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो, आप राइटिंग में लिख के दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू जो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसमें सब सेक्शन 3 में हम ये चीज पढ़ते होते हैं कि टाइम प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट. उसकी कुछ कंडीशंस है कि राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए. तो वो कंडीशन फुलफिल करके आप मुझे क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो टाइम बार डेट पे करने का. अब ये जो नया प्रॉमिस हुआ है ना, इवन इफ इस प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन नहीं है, मेरा राइट कोई बार नहीं हुआ था, इसके लिए मैं आ सकता हूँ. मतलब यहाँ पे मेरा राइट खत्म नहीं हुआ था, तो राइट यानी कि आप अगर कल को मुझे पैसा दे भी रहे हो तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया राइट क्रिएट हो गया वहां से. पुराने वाले में राइट को थोड़ा ना, देखिए जब लिमिटेशन से वो बाहर था, राइट को उसने एक्सटिंग्विश ही नहीं किया, उसने तो सिर्फ रेमेडी खत्म किया. मैं आपने मेरे पैसे देने थे, आपने नहीं दिए, वो टाइम बार्ड है, मैं सूट फाइल नहीं कर सकता. बट आपने क्या कर दिया, टाइम बार्ड डेट के लिए प्रॉमिस कर दिया पे करने के लिए. तो इसके लिए तो अब मैं कर सकता हूँ ना, इसके लिए नहीं कर सकता था बट इसके लिए तो कर सकता हूँ. और अदरवाइज जब हम सेक्शन
60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं ना, अगर आपको याद होगा। जब ये पेमेंट, फॉर एग्जांपल आपका जो जिससे आपने पैसे लेने हैं वो आपको पेमेंट कर रहा है, मैंने सपोज कीजिए 2000 टू 2020 में मैंने पैसे दिए थे, नीतीश को दिए सपोज 10,000 रुपीज। फिर 2022 में मैंने फिर से पैसे दिए 15,000 रुपीज। और 2024 में मैंने फिर से पैसे दिए 20,000 रुपीज। अब ये वाले पैसे इसने मुझे इस डेट को वापस करने थे 2020 में ही, बट इसने वापस नहीं किए। तो सूट फाइल करने का मेरे पास कितना लिमिटेशन पीरियड, 3 साल मान के चल रहे हैं। 3 साल तो कब खत्म हो गए, 23 में खत्म हो गए ना। क्या मैं इस पैसे को रिकवर करने के लिए अभी सूट फाइल कर सकता हूँ इसके ऊपर? नहीं कर सकता, बिकॉज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। सूट फाइल करना इज अ रेमेडी। मेरी रेमेडी यहाँ पे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है। राइट मेरा अभी भी है कि मैं इससे पैसे ले सकता हूँ, अगर अदरवाइज मुझे पैसे मिल पा रहे हैं तो मैं पैसे ले सकता हूँ। बट मेरी रेमेडी नहीं है कि मैं सूट फाइल नहीं कर सकता। ये दोनों वाले अभी बार्ड नहीं है, ये विद इन लिमिटेशन है। इसने क्या किया, मुझे पैसे दे दिए, सपोज पूरे नहीं तो 5,000 या 10,000 ही दे दिए। और इसने ये मुझे ये नहीं बताया 10,000 देते हुए कि कौन सी अमाउंट में आपको इसको अप्रोप्रिएट करना है। तो जब इसने मुझे नहीं बताया, सेक्शन 60 में हम पढ़ते होते हैं कि भले ही मैं इसके साथ कर लूं, भले ही इसके साथ कर लूं, भले ही इसके साथ कर लूं। अब भले ही ये डेट जो था वो टाइम बार्ड हो चुका था, बट जब इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं किसके साथ एडजस्ट करूंगा, मेरा राइट तो अभी भी अलाइव है ना। राइट थोड़ा ना कभी भी एक्सटिंग्विश होता है। तो मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस पैसे की रिकवरी के लिए ना सूट फाइल कर सकता हूँ, या अदरवाइज कोई अपील फाइल कर सकता हूँ, या फिर कोई एप्लीकेशन किसी चीज के लिए लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो राइट है वो अलाइव है, भले ही मेरी रेमेडी वहां पे खत्म हो चुकी है। तो रेमेडी खत्म हो गई है, राइट तो था, तो राइट अगर अदरवाइज मैं किसी और लॉ में किसी तरह से मुझे मेरी चीज रिकवर हो रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमें यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है, लिमिटेशन जो लॉ है, सेक्शन 3 कहता है इट बार्स दी रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश दी राइट। ये है हमारे पास बेसिक रूल। बट इस रूल की भी कुछ क्या होती है, एक्सेप्शंस होती हैं। इस रूल की भी कुछ एक्सेप्शंस होती है, जो कि सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। हम ये लिख सकते हैं, सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन। बेयर पे ही लिख लेना, पर उससे पहले ये लिखना, लिमिटेशन लॉ, लिमिटेशन एक्ट या लॉ bars the remedy but does not extinguish the right. Limitation law bars the remedy but does not, यानी कि सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है हमारे पास, सेक्शन 3 लिख लेना, लिमिटेशन लॉ नहीं भी लिखना। सेक्शन 3 bars the remedy but does not extinguish the right। बट जो सेक्शन 27 है, अभी पढ़ेंगे इसको भी, ये एक एक्सेप्शन है जो रेमेडी के साथ साथ राइट को भी क्या कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है। रेमेडी के साथ साथ राइट को भी एक्सटिंग्विश कर रहा है। जब सेक्शन 24 पे आएंगे तब देखेंगे, अभी के लिए सॉरी, जब सेक्शन 27 पे आएंगे तब देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप कितना याद रखो कि सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि वो हमारी रेमेडी को बार कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की बात कर रहा है, पूरे इस सेक्शन की बात नहीं कर रहा है। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है। मेंस में तो कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से, बट यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, हम सूट की बात कर रहे थे ना, वो कह रहे हैं सूट इंस्टीट्यूटेड तब माना जाता है, कब, इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। when the plaint is presented to the proper officer। proper officer कौन हुआ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जिस दिन आपने हियरिंग को छोड़ दीजिए, पहली सुनवाई कब हो रही है, जिस दिन आपने, फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है अगर आपको पता हो, जो कोर्ट है उसमें फाइलिंग डिपार्टमेंट होता है एक, आप जाते हो फाइल कर देते हो, आपको वहां से वो नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं।
कि ये नंबर है आपका और ये नंबर पे लगा हुआ है वो केस। तो जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन माना जाएगा, यानी कि जब आपने प्लेंट को प्रेजेंट किया किसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास, यानी कि जो डिपार्टमेंट ने अपॉइंट, फाइलिंग डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर है, जब आपने उसके पास सूट को प्रेजेंट किया उसको माना जाएगा कि उस दिन आपका जो केस है वो, सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ है। तो सूट इज इंस्टीट्यूटेड ऑर्डिनरी केस में कब होगा, जब आपने प्लेंट प्रेजेंट किया है प्रॉपर ऑफिसर के पास, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सेकंड, इन द केस ऑफ पॉपर, पॉपर क्या होता है, सिविल लॉ पढ़ा हुआ है ना सीपीसी हमने। इंडिजेंट पॉपर का मतलब होता है जिसके पास पैसे नहीं है। किस चीज के लिए पैसे नहीं है, कोर्ट फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है, सूट फाइल करना है उसको, बट उसके पास पैसे नहीं है कोर्ट फीस पे करने के लिए। तो अगर उसके पास कोर्ट फीस पे करने के लिए पैसे नहीं है तो वो पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा। किस चीज की एप्लीकेशन, कोर्ट को कहेगा कि मैं इंडिजेंट पर्सन हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा मुझे सूट फाइल करने दिया जाए बिना कोर्ट फीस के। और ऐसी सिचुएशन में उसकी जो कोर्ट फीस है वो पोस्टपोन कर दी जाती है, माफ नहीं की जाती है। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब कोर्ट उस पे सुनेगा उस एप्लीकेशन के ऊपर कि क्या इसको पॉपर एज अलाउ करना चाहिए सूट फाइल करने के लिए या नहीं। पॉपर का मतलब है वन हु फाइल्स एप्लीकेशन टू अलाउ टू फाइल अ सूट विदाउट विदाउट कोर्ट फीस। जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है किस चीज के लिए, कि बिना कोर्ट फीस के मुझे अलाउ कर दिया जाए सूट फाइल करने के लिए, तो उसको हम कह रहे हैं पॉपर। अब वो कह रहा है इन केस ऑफ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज पॉपर इज मेड। ध्यान से सुनिए, मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरे को पैसा नहीं है तो कोर्ट फीस थोड़ा ना अफोर्ड कर पाऊंगा, मैंने सूट फाइल करना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 में मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एप्लीकेशन लगा रहा हूँ किस चीज के लिए, सिर्फ लीव मांग रहा हूँ, परमिशन मांग रहा हूँ कि मुझे बिना कोर्ट फीस के, यानी कि एज अ पोपर सूट फाइल करने दिया जाए। अब ये तो है नहीं कि आज कोर्ट में लगाया और आज ही डिसाइड हो जाएगा। कोर्ट ने डिसाइड किया इसको, सपोज कीजिए 1 मार्च 25 को, अभी आया नहीं है बट मान लीजिए कोर्ट ने इसको डिसाइड किया 1 मार्च 25 को। अब उन्होंने कहा कि ठीक है बिना कोर्ट फीस के आप सूट ले आइए, मैंने सूट पकड़ा दिया उनको। जनरली बाद में भी दे, बट होता क्या, हम एप्लीकेशन के साथ ही सूट फाइल किया करते, साथ में ही कॉपी थी, बट उस समय सूट को एंटरटेन थोड़ा ना किया, वो तो एप्लीकेशन पे सुन रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो मेरा सूट तो उन्होंने यहाँ पे अलाउ किया कि विदाउट कोर्ट फीस आप ले आइए, बट यहाँ पे जो ये सूट मैं लेके आया हूँ उसको ये नहीं माना जाएगा कि इस डेट को इंस्टीट्यूट हुआ है। वो माना जाएगा व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज पोपर इज मेड। तो मैंने कब उसको एप्लीकेशन लगाई थी, 1 जनवरी को। तो पॉपर के केस में जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं किस चीज के लिए, परमिशन लेने के लिए कोर्ट से कि मुझे एज अ पॉपर सूट फाइल करने दिया जाए, उस डेट को माना जाता है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। थर्ड सिचुएशन, इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी, हम जो क्लेम है वो कंपनी से कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, विच इज बीइंग वाउंड अप। वाउंड अप क्या होता है, लिक्विडिएट हो रही है, खत्म हो रही है कंपनी, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी क्लोज हो रही है परमानेंटली, उसको कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब अगर वो कंपनी वाइंड अप हो रही है यानी कि वाउंड अप हो रही है, इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, और उसको कौन वाउंड अप कर रहा है, कोर्ट कर रहा है उसकी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स। किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती है, एक ऑफिशियल लिक्विडिएटर अपॉइंट किया जाता है। अब कोर्ट थोड़ा ना उसके अकाउंट्स उठा के देखेगा, कोर्ट एक, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना सीपीसी पढ़ते हुए कि रिसीवर को अपॉइंट कर दिया, कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया, इसी तरह से कंपनी की, ये कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, कंपनीज की लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स जब चलती है तो उसमें एक लिक्विडिएटर अपॉइंट किया जाता है, वो उस प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा, बट उसको अपॉइंट कौन करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है। तो वो कह रहा है
in case of claim against company which is being wound up by the court when the claimant first sends his claim to the official liquidator. तो जो क्लेमेंट है उसने जो पैसा लेना है या जो भी उसका क्लेम बन रहा है वो किसको देगा? वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को देगा कि मैंने भी इस कंपनी से पैसा लेना है। तो ये माना जाएगा कि आपने जो सूट फाइल किया है उस क्लेम के लिए वो तब किया है जब आपने उस ऑफिशियल लिक्विडेटर को जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है फॉर द पर्पसेज ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को वाउंड अप करने के लिए जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है, जब आपने उसको अपना क्लेम पहली बारी दिया तो माना जाएगा यू हैव इंस्टीट्यूटेड अ सूट। 3 सिचुएशन हमने पढ़ी है, प्रीलिम्स में टिप्स पे याद रख लेना। इन जनरल मतलब ऑर्डिनरी केस में कब माना जाता है सूट इंस्टीट्यूट हुआ? जब आप प्रॉपर ऑफिसर को देते हो। प्रॉपर ऑफिसर मतलब जो फाइलिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। जब आपने प्रॉपर ऑफिसर को प्लेंट दिया, सूट इंस्टीट्यूटेड। बट पॉपर के केस में कब होता है? जब एप्लीकेशन लगाई जाती है। और लास्ट लिक्विड वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स कंपनी के केस में कब होता है? जब आप पहली बारी क्लेम लगाते हो किसके पास? ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास। जो लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, जब उसके पास अपना क्लेम आप पहली बारी दोगे वो डेट मानी जाएगी आपके सूट के इंस्टीट्यूशन। यहाँ तक ये प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स टेस्ट। ये वाला जो पोर्शन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स टेस्ट। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स टेस्ट। बी पार्ट, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ काउंटर क्लेम पढ़ा हुआ है ना हमने सीपीसी में। हम सेट ऑफ का क्लेम लगा रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ सीपीसी, जब पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिंपल इतना याद रखिए, सेट ऑफ का मतलब होता है, दो होते हैं, एक लीगल सेट ऑफ, एक इक्विटेबल सेट ऑफ। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए, मैंने आपसे 1000 रुपया लेना है, आपने मेरे से 400 लेने हैं, तो 400 को सेट ऑफ करके मैंने आपसे 600 रुपया लेना है, वो सेट ऑफ हो गया अमाउंट। काउंटर क्लेम का क्या मतलब होता है? आपने भी मुझसे कुछ लेना है बट आउट ऑफ सम अदर ट्रांजेक्शन मैंने भी आपसे कुछ लेना है, तो वो काउंटर में एक दूसरे के क्लेम लेके आ रहे हैं हम। तो ये यहाँ पे कह रहा है एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम shall be treated as separate suit and shall be deemed to have been instituted। कब इंस्टीट्यूट होंगे वो बाद की बात है। अभी पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, याद रख लेना, जो सेट ऑफ है, जो काउंटर क्लेम है, इनको ये माना जाता है कि ये क्या है? सेपरेट सूट है। प्रीलिम्स में पूछ लिया करता है कि सेट ऑफ सेपरेट सूट होता है, काउंटर क्लेम सेट ऑफ सेपरेट सूट होता है। अगर आपको याद होगा जब सीपीसी हमने किया था तो उसमें ये चीज लिखी भी तो है कि ये सेपरेट सूट माना जाता है। आपने एक डाला ओरिजिनल सूट, सामने वाले ने आपके ऊपर डाल दिया काउंटर क्लेम। आपने ओरिजिनल सूट डाला, उसने आपके ऊपर काउंटर क्लेम डाल दिया। आप कोर्ट में जा नहीं रहे हो तो नॉन अपीयरेंस के कारण से आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काउंटर क्लेम भी डिसमिस हो जाएगा, उसका काउंटर क्लेम एज इट इज चलता रहेगा, बिकॉज बोथ आर सेपरेट सूट्स। चलते भले ही एक साथ हैं वो, बट दोनों को क्या माना जाता है? सेपरेट सूट्स। इसी तरह से अगर सेट ऑफ की प्रोसीडिंग्स है वो भी क्या रहेगी? सेपरेट सूट। तो आपका जो मेन सूट है, ओरिजिनल सूट है, और उसमें जो डिफेंडेंट लगा रहा है काउंटर क्लेम या सेट ऑफ, वो दोनों मेन वाला सूट जो आपने फाइल किया है, डिफेंडेंट ने जो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम फाइल किया है, दोनों क्या है? सेपरेट सूट रहेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए टिप्स पे याद रख लेना। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा वैसे। एंड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। जब हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि सूट इज इंस्टीट्यूटेड, तो काउंटर क्लेम और सेट ऑफ जो कि एक सेपरेट सूट है, उसको कब माना जाएगा कि कब से वो इंस्टीट्यूट किए गए हैं? पहला देखिए, सेट ऑफ, इन केस ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ का क्लेम कब माना जाता है कि कब इंस्टीट्यूट हुआ? ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट, वेरी इंपॉर्टेंट, एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज जो ओरिजिनल सूट है, सपोज जो ओरिजिनल सूट है इन द सेट ऑफ सेम डेट, जो
OS यानी कि ओरिजिनल जो सूट है वो मैंने लगाया 1 जनवरी 2025 को। आपने मेरे ऊपर काउंटर क्लेम फाइल किया, नहीं सॉरी, सेट ऑफ लगाया, सेट ऑफ का क्लेम लगाया 1 मार्च 2025 को। तो ये जो सेट ऑफ दोनों क्या है, सेपरेट हैं, ये तो आपको समझ आ गया, बोथ आर सेपरेट सूट्स। जो ये है ये प्लेंटिफ ने फाइल किया है, सेट ऑफ कौन लगाता है, डिफेंडेंट लगाता है, एंड बोथ आर सेपरेट, बट दिस सेट ऑफ shall be deemed to have been instituted on the date of original suit। जब ओरिजिनल सूट फाइल किया था ये माना जाएगा कि सेट ऑफ भी उसी डेट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा, फॉर द पर्पसेस ऑफ लिमिटेशन भी। ये लिखा ना, देखिए, इन इन केस ऑफ सेट ऑफ, पहले यहां से देखिए, एंड शेल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, कब माना जाएगा कि आपने फाइल किया, इन केस ऑफ सेट ऑफ सेम डेट एज द सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड। कहने का मतलब ये हुआ, मैंने सपोज कीजिए आपसे लेना है 5 लाख रुपया, ठीक है, और मैंने आपके ऊपर केस डाल दिया, कॉज ऑफ एक्शन मेरे फेवर में आता है सपोज 1 जनवरी 2022 में, कॉज ऑफ एक्शन। अब रिकवरी सूट है, मनी सूट में लिमिटेशन कितना होता है, 3 साल, बार बार पढ़ लिया हमने। तो मेरे को आपके ऊपर जो सूट फाइल करना है 5 लाख की रिकवरी के लिए, 22, 23, 24 यानी कि 31 दिसंबर 24 तक मेरे पास लिमिटेशन का पीरियड है। इस 3 साल में मैं आपसे पैसा रिकवर कर सकता हूँ, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा, बार्ड बाय लिमिटेशन। अब मान के चलते हैं 30, मैंने आपके ऊपर सूट फाइल किया 1 जनवरी 2024 को, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर सूट फाइल किया 1 जनवरी 2024 को। आपने भी मुझसे पैसे लेने थे, सपोज 1 लाख रुपया, सेट ऑफ करवाओगे ना। तो आप जो सेट ऑफ का क्लेम लेके आ रहे हो ना, वो लेके आ रहे हो 1 मार्च 2025, छोड़िए 26। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सेपरेट सूट है। तो अगर मैंने ये ओरिजिनल सूट ना डाला होता तो क्या ये सूट आप मेरे ऊपर डाल सकते थे सेट ऑफ वाला? नहीं। अगर हम देखें कि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन मान के चल रहे हैं सेम डेट पे है, क्योंकि सेम ही उससे हो रहा है ना, तो आप मेरे से नहीं ले सकते थे, 3 साल का पीरियड एक्सपायर हो चुका है। बट फॉर द पर्पसेस ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये माना जाता है, भले ही मैंने सेट ऑफ की एप्लीकेशन, सेट ऑफ का जो केस है वो इस डेट पे फाइल किया, ठीक है, बट माना जाएगा इट हैज डीम टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ओरिजिनल। फॉर द, जब इसमें लिमिटेशन कैलकुलेट करी जाएगी, ये माना जाएगा कि इसी डेट को मैंने सेट ऑफ भी लगा दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अब हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अलग हो गया तो कन्फ्यूजन भी यहीं से होती है। आप मत गलती कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे। इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम, ऑन द डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट, यहाँ पे वो बैक डेट नहीं कर रहा है उसको, यहाँ पे कोई ऐसी फिक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है कि उसी डेट पे जब ओरिजिनल सूट फाइल किया था। यहाँ पे कह रहा है अगर यही केस होता काउंटर क्लेम का, तो ये माना जाता कि काउंटर क्लेम कब फाइल किया है, इसी डेट को, और लिमिटेशन के लिए ये डेट देखी जाएगी कि क्या विद इन लिमिटेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रीलिम्स में यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब हम बेयर एक्ट पढ़ रहे होते तब तो ध्यान से पढ़ा नहीं होता ना, मैं तो बार बार पिन पॉइंट कर दिया उस चीज़ के ऊपर आपको। और बिलीव मी, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए, पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। पहला, काउंटर क्लेम और जो सेट ऑफ है वो क्या है, वो सेपरेट सूट ट्रीट किए जाते हैं। सेट ऑफ माना जाएगा उसी दिन जब ओरिजिनल सूट फाइल किया था, उसी दिन सेट ऑफ भी फाइल कर दिया, भले ही बाद में कर रहे हैं, बट माना जाएगा उसी दिन फाइल किया। और जो काउंटर क्लेम है उसमें ऐसा नहीं होगा। काउंटर क्लेम तब माना जाएगा आपने इंस्टीट्यूट किया जिस दिन आप उसको सच में फाइल कर रहे हो। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ये सेम डेट, यहाँ पे व्हेन काउंटर क्लेम इज मेड, ये याद रख लेना जैसे मर्जी। आपको समझा दिया, स्टार भी बना दिए बहुत सारे, गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आपको ये तो समझ आ रहा है ना कि क्यों देख रहे हैं हम कि हम कब सूट फाइल कर रहे हैं, ताकि हम लिमिटेशन पीरियड निकाल सकें, ताकि हम
लिमिटेशन, सभी केसेस को हम इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि हम उसमें लिमिटेशन पीरियड के लिए ये देख सके कि कब सूट हमने इंस्टीट्यूट किया है। फर्दर देखिए, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन in high court is made when the application is presented to the proper officer of that court। हाई कोर्ट में जब कोई एप्लीकेशन आप लगा रहे हो तो उसमें सिंपल याद रख लेना, जब प्रॉपर ऑफिसर को वो एप्लीकेशन दिया वो माना जाता है डेट की जब आपने इंस्टीट्यूट किया। जैसे ओरिजिनल सूट में था ना, ऑर्डिनरी केस में था, सेम इसमें भी हो जाता है व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। तो अभी हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेक्शन 3 जो हमने पढ़ा, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट हमने इससे ऊपर वाला पार्ट पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा, जो लिमिटेशन लॉ है वो क्या कर रहा है, वो बार कर रहा है सिर्फ रेमेडी को, बट राइट को एक्सटिंग्विश नहीं कर रहा, राइट को खत्म नहीं कर रहा। बट इस रूल की एक एक्सेप्शन है जहां पे राइट और रेमेडी दोनों खत्म हो जाती है, सेक्शन 27। फिर हमने सेकंड पार्ट में ये पढ़ा कि जो लिमिटेशन लॉ के पर्पसेस के लिए कब माना जाएगा कि सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया गया। तो वो इस हिसाब से हमने पढ़ा कि अगर वो ऑर्डिनरी सूट है तो जब प्रॉपर ऑफिसर को हमने प्रेजेंट किया, इट मींस कि उस दिन तक देखेंगे कि क्या वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं है। अगर वो पॉपर है तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन देखेंगे कि विद इन लिमिटेशन है या नहीं है। बाद का पीरियड नहीं देखना कि एक्चुअल में वो कब अलाउ हो रही है कब नहीं हो रही है। जब हमने कंपनी के केस में देखा, लिक्विडेशन जिसकी हो रही है, वाउंड अप हो रही है, फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना क्लेम भेजा, वो डेट मानी जाएगी कि सूट इंस्टीट्यूट किया। उस डेट तक का टाइम पीरियड लिमिटेशन के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने पढ़ा सेट ऑफ में माना जाता से, पहले तो याद रख लेना सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो है वो सेपरेट सूट होते हैं। सेट ऑफ में माना जाता है सेम डेट जब मैंने ओरिजिनल सूट लगाया था वो वाला, बट काउंटर क्लेम में ऐसा नहीं है, काउंटर क्लेम में अलग, ठीक है। जब आप सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम का डिफरेंस लिखते हो ना, एक डिफरेंस आपको ये भी याद रखना है आपको, इसलिए क्योंकि ये तो वैसे ही याद रह जाएगा ना आपको, इतना इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द पर्पजेज ऑफ लिमिटेशन। जब सीपीसी में आप सेट ऑफ या काउंटर क्लेम का डिफरेंस लिख रहे हो, however both are separate suits but for the purposes of limitation, set off को माना जाता है कि suit has been instituted on the same date when original suit is made, but counter claim माना जाएगा when counter claim is presented। और ये भी फिर सेम हो गया प्रॉपर ऑफिसर को जब दिया गया। तो ये दो पार्ट्स में, सेकंड पार्ट प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पार्ट मेंस के लिए। हालांकि फर्स्ट पार्ट सिर्फ मैंने आपको बताया है, लिखते हुए इसको और डिटेल में जाएंगे। बट सेक्शन 3 जो है पूरे लिमिटेशन एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टिप्स पे कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा लिखने वाला काम करते हैं अभी। हम्म, हाँ जी हाँ जी हाँ। अ, चलिए इसमें थोड़ा सा लिखिए। दो चीज़ें लिखवाने वाली है, वैसे सेक्शन 3 के ऊपर भी लिखवाना है मुझे, सेक्शन 3 पे भी लिखवाना है, और मिसलेनियस कुछ रह गया वो भी लिखवाना है। तो पहले सेक्शन 3 ही लिख लेते हैं, मिसलेनियस वाला आगे लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली अभी पढ़ा है तो इजी हो जाएगा ना लिखना भी हमारे लिए। इसमें लिखिए। हम्म 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 हम्म। वो सेम ट्रांजैक्शन होता है, उसमें हमने पढ़ा हुआ है अगर आप ध्यान से देखो तो। सेट ऑफ दोबारा से पढ़ना, उसमें सेम ट्रांजैक्शन वगैरह का हमने पढ़ा हुआ है। हम्म। सेम ट्रांजैक्शन से होना चाहिए ना, दूसरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर नहीं होगी। इसमें लिखिए सेक्शन 3 लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट नॉट राइट।
लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट नॉट राइट, राइट को बार नहीं किया जा रहा। इसमें लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द रूल ऑफ लिमिटेशन इज a rule of procedure, a branch of the adjective law. It does not either either create or extinguish rights. ना तो ये प्रोसीजरल लॉ है, ना तो ये क्रिएट करता है कोई राइट किसी की फेवर में, ना ही ये एक्सटिंग्विश करता है कोई राइट। कॉमा करके लिखना, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्यूजिशन। कल पढ़ा था ना हमने, एक्यूजिशन ऑफ टाइटल, एक्यूजिशन ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाय प्रिस्क्रिप्शन। कल आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था कि हमारा दूसरे की सॉइल से बेनिफिट या लैंड है ना जो है, बाय प्रिस्क्रिप्शन एक राइट क्रिएट हो जाता है। तो वो कह रहा है ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय प्रिस्क्रिप्शन अंडर सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। 27 जो है ये इस रूल की एक्सेप्शन है। आगे लिखिए, द लिमिटेशन एक्ट प्रेस्क्राइब्स a time frame, prescribes a time frame, यानी कि ब्रैकेट्स में कर लेना लिमिट, within which a suit is to be brought, within which a suit is to be brought। brought in a court लिख लेना, in a court। and if the suit is brought after the expiry, after the expiry of the prescribed period of limitation, it shall be dismissed, it shall be dismissed। shall को अंडरलाइन कर लेना। it shall be dismissed, फुल स्टॉप करके लिखना। नेक्स्ट पैरा में, in view of, in view of the provisions of section 3
Section 3, the remedy to invoke the jurisdiction of the court in asking for the relief is barred, but it does not affect the right. मीनिंग लिखना इसके बाद. Right means something that is justly owed to a person, for example, property right, etc. Remedy लिखिए. Means a solution, a solution or method to achieve those rights. That is how that relief is claimed. For example, by way of suit for damages, etc. Specific performance, etc. कुछ भी लिख लीजिए. केस लॉ लिखना है इसके बाद. केस लॉ. बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट. इसमें लिखिए held that the statute of limitation bars the remedy bars the remedy but does not extinguish does not extinguish the right. Lapse of time does not extinguish the right of a person. The right of a person. यही सेक्शन 3 कह रहा है, यही इस केस में
बताया गया। हेडिंग बना लेना। इसके बाद स्कोप ऑफ सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 की हम बात कर रहे हैं, कि ये राइट तो आपका ख़त्म नहीं करता, सिर्फ रेमेडी को बार कर रहा है कि आप कोर्ट में प्रोसीड नहीं कर सकते हो, इनिशिएट नहीं कर सकते हो। राइट तो आज भी आपके पास है। सेक्शन 3 का स्कोप हम लिख रहे हैं। सेक्शन 3 लिमिट्स द टाइम आफ्टर विच द सूट और अदर प्रोसीडिंग्स the suits or other proceedings would be barred. Every suit, comma, claim, etc. must be filed within the time specified in the act. ब्रैकेट्स में लिखना, that is within prescribed period. Within prescribed period. इसमें लिखना prescribed period is not equal to period of limitation. Period of limitation is a period provided by the first schedule to the Limitation Act 1963, but prescribed period is computed after deduction of period specified in section 3 to नहीं sorry 4 to section 4 to 24 of the Limitation Act out of period of limitation. Out of period of limitation, that is prescribed period is equal to period of limitation plus minus section 4 to 24 of Limitation Act. हालांकि ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको, बट नोट्स में लिखनी भी ज़रूरी है। Therefore, section 3 makes the question of limitation, the question of limitation a material one for determining in
every case, for determining in every case, irrespective of whether, हाँ जी स्क्रीन नहीं चल रही, यहाँ तक उतार लिया ना आपने यहाँ तक? इन एवरी केस इर आपने लिखा है, इन एवरी केस तक लिखा ना आपने? लिखिए, ये लिखा है हमने सिर्फ। बस 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन कनेक्ट करने दीजिए। क्या हुआ? बस 2 मिनट दीजिए, ये थोड़ा टेक्नोलॉजी, स्क्रीन। बस 2 मिनट, बस टाइम ही टाइम है। चलिए, जब आपने कहा ना पूरा टाइम लीजिए, तो फिर प्रेशर नहीं रह गया ना कि जल्दी कनेक्ट होनी चाहिए। तो जब हम आउट ऑफ प्रेशर कोई काम करते हैं, यहाँ तक लिखा अभी हमने, है ना? आप यहाँ तक, इन एवरी केस इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द पार्टीज और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना, वेदर द क्वेश्चन इज रेज्ड बाय द पार्टीज और नॉट। फिर इसके बाद लिखना essentials और important points regarding section 3, essentials और important points regarding section 3। कुछ मिस स्कोप में ही लिख रहे हैं हम, स्कोप ख़त्म नहीं हुआ है।
इन जनरल हमने ऊपर लिख लिया सारा, अब हम स्कोप में पॉइंटर्स में लिख रहे हैं। इसमें लिखिए फर्स्ट, सेक्शन 3 इज प्री एम्प्ट्री। प्री एम्प्ट्री का क्या मतलब होता है, वैसे मीनिंग लिख लेना यहाँ पे। expected to be obeyed immediately, expected to be obeyed immediately and without any question, without any question और रिफ्यूज़ल। आप ये क्वेश्चन नहीं कहोगे कि डिफेंडेंट ने तो लिया नहीं ग्राउंड, आपको इसको इमीडिएटली ओबे करना है सेक्शन 3 को। इसमें लिखिए द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू टेक नोट ऑफ एक्ट एंड गिव इफेक्ट टू इट, गिव इफेक्ट टू इट even though limitation, even though limitation is not referred to in the pleadings। प्लीडिंग्स मतलब डिफेंडेंट ने नहीं लिया तब भी आपको करना पड़ेगा। प्रीएम्प्ट्री है, प्रीएम्प्ट्री के साथ साथ आप इसको ये भी लिख सकते हो इम्पेरेटिव ड्यूटी, मैंडेटरी, एक ही बात है, ठीक है। सेकंड लिखना, प्ली ऑफ लिमिटेशन, प्ली ऑफ लिमिटेशन। फर्स्ट हमने लिखा प्रीएम्प्ट्री, सेकंड हम लिख रहे हैं प्ली ऑफ लिमिटेशन। इसमें लिखिए द प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड, कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज ऑफ अ केस। और भले ही रेज ना भी करो तब भी तो कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है ये, बट आप एनी स्टेज ऑफ द केस कर सकते हो उसको रेज। डज द डिफेंडेंट कैन रेज द प्ली, द डिफेंडेंट कैन रेज द प्ली ऑफ लिमिटेशन at the hearing of a suit even if he has not pleaded, even if he has not pleaded limitation in his WS, पूरा लिख लेना रिटर्न स्टेटमेंट, इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट। भले ही रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा, लेटर ऑन भी कभी भी पूरा ड्यूरिंग दी सूट अगर वो चाहे तो इसकी प्ली ले सकता है। लाइकवाइज ही कैन टेक अप द प्ली ऑफ लिमिटेशन, plea of limitation for the first time in appeal, इवन फर्स्ट टाइम अपील में भी ले सकते हैं, और इवन इन सेकेंड अपील, इवन इन सेकेंड अपील, बट वेयर it has been raised, where it has been raised at a later stage
the court will not the court will not allow it if it involves if it involves first a further, मतलब अगर इस स्टेज पे लगाएंगे ना, फर्स्ट अपीलेट स्टेज पे या सेकंड अपील की स्टेज पे, कोर्ट तब नहीं अलाउ करेगा अगर फर्दर इंक्वायरी इनटू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज रिक्वायर्ड, या फिर द टेकिंग ऑफ एविडेंस फॉर इट्स डिसीजन। यानी कि उसको ये चेक करना है कि क्या लिमिटेशन लॉ से बाहर है या नहीं है, उसके लिए उसको एविडेंस लेने पड़ रहे हैं। तो एपिलेट स्टेज पे कोई एविडेंस थोड़ा ना लिए जाते हैं, तब तो वो रिजेक्ट कर सकता है। देखो, पहला तो इम्पेरेटिव ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट खुद ही कर देगा उसको डिसमिस। बट कोर्ट से भी मिस्टेक हो सकती है, नहीं ध्यान दिया, पार्टीज ने क्लेम नहीं किया, डिसाइड कर दिया, डिक्री हो गई, अब अपील चले गई, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। डिफेंडेंट ने एडवोकेट चेंज कर लिया, उस एडवोकेट को अब याद आया उस एडवोकेट को अभी याद आया ये तो बार्ड बाय लिमिटेशन था, ये कैसे चलता रहा। तो फर्स्ट टाइम वो प्ली कहाँ ली जा रही है? एपिलेट स्टेज पे। तो अलाउ हो सकती है, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड अपील पे भी हो सकती है। बस उस चीज को प्रूव करने के लिए कोई नए एविडेंसेस वगैरह नहीं आने चाहिए, ठीक है। सेकंड लिखिए, देयरफॉर इन ऑल फेयरनेस इट इज ऑलवेज desirable that if the defendant would if the defendant would if the defendant would raise the issue raise the issue of limitation, he would he would better raise in raise it in pleadings. फर्दर लिखना है इसमें, नोट, the question of limitation the question of limitation once decided cannot be reopened reopened at a later stage of the same proceedings, nor in any subsequent proceedings, but if the trial court if the trial court सिविल जज की कोर्ट को लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ये भी कहते हैं, ठीक है। इफ द ट्रायल कोर्ट विदाउट डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन डिक्रीज द सूट, डिक्री पास कर दिया बिना क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन को डिसाइड किए हुए, द हाई कोर्ट इन अपील is justified in setting aside the decree and can decide question of
limitation before taking up the appeal on merits। बस सिंपल याद रख लेना, इसमें हेडिंग याद रख लेना कि जो लिमिटेशन की प्ली है वो कब ली जाती है, एट एनी स्टेज, खत्म। वो तो मैंने वैसे लिखवा दिया, बाई चांस कुछ पूछ लिया जाता है तो प्रीलिम्स में या कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड लिखिए, थर्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें लिखिए द इनिशियल burden is on plaintiff or appellant। फोर्थ लिखिए, limitation being a matter of statute। नहीं, हेडिंग में लिख लेना, चलो लिख दो, limitation being matter of statute, इसमें लिखना being matter of statute, being matter of statute, section 3 leaves no room for equitable equitable considerations, equitable considerations, the court has no power to use inherent powers, नो पावर टू यूज इनहेरेंट पावर्स, भी कल भी आपको बता दिया था, फॉर ग्रांटिंग एनी फर्दर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये स्टैच्यूट जब इसके ऊपर है तो आपके पास कोई पावर थोड़ा ना कि आप फर्दर पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे दोगे। आपको तो इस स्टैच्यूट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूट करना है, दैट्स इट। फिफ्थ लिखिए, अगेंस्ट गवर्नमेंट, इसमें लिखना सेक्शन 3 इक्वली ऑपरेट्स फॉर और अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और also against, for or against गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी सूट फाइल करना है तो वहां पे भी लिमिटेशन पीरियड चलेगा, ऐसा नहीं कि कभी भी लेके आ रहे हैं। सिक्स लिखिए, लिमिटेशन इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, हमने यहाँ पे लिख ली, यही हेडिंग है, बस यही सब कुछ है लास्ट वाले में, ठीक है। लिमिटेशन इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, इसमें लिखिए फर्दर। explanation of only bars the remedy and not right। ये जो टर्म हमने बार बार लिखी है ना कि इट ओनली बार्स द रेमेडी,
एंड नॉट द राइट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। इसमें लिखना अ टाइम बार्ड क्लेम, यहाँ पे डेट नहीं लिख रहे हैं हम, अ टाइम बार्ड क्लेम की बात हो रहे हैं। क्लेम यानी कि क्लेम बार्ड बाय लिमिटेशन, अ टाइम बार्ड क्लेम may become an alternative basis of claim if there is a there is an alternative remedy available। वो रेमेडी नहीं ले सकते हैं बिकॉज वो बार्ड हो चुकी है, बट अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी है हमारे पास उसको तो क्लेम किया जा सकता है। रीजन क्या है इसका? रीजन बिकॉज लिमिटेशन bars only the remedy and not राइट। राइट नहीं बार करता है, सिर्फ रेमेडी को बार किया जा रहा है। दिस प्रिंसिपल कैन बी illustrative and sure to be correct because of some provisions statutory provisions as well as decisions of courts। इसमें लिखिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। जो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, हम इसके लिए कह रहे हैं जहाँ पे ऑल्टरनेटिव रेमेडी हमें दिया हुआ है, विच प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव रेमेडी, और अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो हम वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राइट सॉरी रेमेडी बार हुआ था, राइट थोड़ा ना, उस रेमेडी को हम नहीं ले रहे जो बार हो चुकी है, बट ऑल्टरनेटिव तो ले सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब स्टैट्यूट में हमें ये कहाँ कहाँ पे चीज़ दी हुई है, इसमें लिखिए। फर्स्ट, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। पूरा लिख लेना, मैं तो थक चुका हूँ। आप नहीं थके होगे क्योंकि आप में से तो बहुत बच्चे लेट भी आए हैं ना। अभी तो सुबह से नहीं बैठे, कुछ बैठे हुए हैं सुबह से, बट कुछ बच्चे लेट भी हैं। किसी को मैं टोंट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। इसमें लिखिए सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट वेयर द सेम राइट विच इज barred can still be enforced is specifically provided under section 25 of Indian Contract Act, which specifically provides
as following: there must be promise to pay time barred debt signed by party or his agent, must be in writing, then such agreement is valid and enforceable. Valid and enforceable, and can be enforced within the period of limitation started from the date on which the promise again is given. Promise again is given. Although the claim remains the original, which was टाइम बार्ड, भले ही उसी के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है जो टाइम बार्ड हो चुका है, और ऑब्वियसली उसी के लिए किया जा रहा है। सेक्शन 25 इस चीज को जो देखो क्या है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। हमने ये लिखा ना इलस्ट्रेटिव केसेस, हमने कहा जो लिमिटेशन लॉ है इट बार्स रेमेडी बट नॉट द राइट। तो इस चीज को कुछ स्टेच्यूटरी प्रोविजंस है जो जस्टिफाई कर रही है। वो स्टेच्यूटरी प्रोविजन में से पहली प्रोविजन हमने लिखी है 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेकंड लिखिए सेक्शन 60 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उनका हो जाएगा ये, बट जिन्होंने किया उनको थोड़ा बहुत शायद क्लियर हो रहा हो, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेना इन प्रोविजंस को, क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखना द क्रेडिटर हैज अ राइट टू एडजस्ट अ पेमेंट। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसा मिलना है, और डेटर जिसने देना है। अ पेमेंट मेड बाय द डेटर, मेड बाय द डेटर इवन अगेंस्ट अ टाइम बार्ड डेट। बट कब? इफ देयर इज no indication, there is no indication on the part of debtor to adjust the amount of particular debt, to adjust the amount of particular debt, and therefore time barred debt is still payable by the remedy provided under section 60 Indian Contract Act। Under section 60 of Indian Contract Act,
आप देखिए ऊपर हमने ये क्या लिखा था, इलस्ट्रेटिव केसेस हमने लिखा, 2 पार्ट्स में हमें दिए हुए हैं, ये लिखा। ये देखिए, द प्रिंसिपल कैन बी इलस्ट्रेटिव एंड श्योर टू बी करेक्ट बिकॉज सम स्टेच्यूटरी प्रोविजंस, और दूसरा क्या लिखा, एज वेल एज डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। तो ये स्टेच्यूटरी प्रोविजंस तो हमने लिख दी यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, लिखिए, डिसीजंस ऑफ द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स। अब ये डिसीजंस ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली केसेस, तो यहाँ पे जजमेंट लिखनी पड़ेगी हमें। ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, 2 जजमेंट्स है, कंक्लूजन है, और उसके बाद एक्सेप्शन है, 27। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, मंडे को ही होगा। यहाँ से बस ये इसलिए लिखवा दिया हेडिंग की, याद दिलवा देना कि यहाँ से हमने लिखना है, इतना रिवाइज कर लेना। बट देखो 10 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये सब तो नहीं लिख पाओगे आप, बट जितना लिखवाया उसको कट शॉर्ट करके अगर लिख पाए सब सब मतलब हेडिंग हेडिंग भी, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 3 केसेस इन टोटल करेंगे, बॉम्बे डाइंग वाला हमने कर लिया है, 2 केसेस कल और लिखवाऊंगा, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में मिलते हैं। कुछ डाउट्स हैं? नोवेशन नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। शुभम, इफ़ डेट इज़ गिवन, हाँ राइटिंग में होता है, बिल्कुल लिखवा दिया सर। 25(3) ICA लिमिटेशन 18 में क्या फ़र्क है, बिल्कुल करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शुभम आपका, कि 20 जो टाइम बार डेट है और लिमिटेशन का जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें क्या फ़र्क है, बट वो तब करेंगे जब हम एक्नॉलेजमेंट पढ़ेंगे सेक्शन 18 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में लिखवा दूंगा, डिटेल में मतलब 2 लाइन्स में क्लियर हो जाएगा आपको, बट अभी मत पूछो इसको, सेक्शन 18 पे आने दो एक बारी। चलिए कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल आपकी क्लास होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, फॉलोड बाय टेस्ट, सेम टाइम 9:30 मॉर्निंग वाला जो होता है।